Hi everyone, welcome back to another video. So it's been a long time since I recorded the videos, and the due to some reason the series was the consistency of the series was disrupted. But here I am back again with the same zeal and enthusiasm. So yeah, this time I would be covering DPSPs. I know some of the fundamental rights have been left. I talked about fundamental rights till Article 18, which is abolition of titles. But around from there to Article 35 is left. So we will be covering that in the same sequence. Each fundamental right would be covered. But in the short span of time that I felt I have right now, we can discuss DPSPs. So that is the only reason that I am covering this earlier. That अभी मैं थोड़ा खाली थी and I have that much time and mental energy to talk about this because it's a very easy topic to talk about. तो DPSPs की जब भी हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक फाउंडेशंस जो पहले ही क्लियरली रखने की व्हाट आर DPSPs डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड फ्रॉम वेयर इट हैज़ बीन टेकन, कौन सी कंट्री से इंस्पायर्ड है एंड जो DPSPs के 3 क्राइटेरियाज मतलब जिस बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्राइटेरियाफिकेशन नहीं है DPSPs का, बट अदरवाइज जब भी हम लोग DPSPs को पढ़ते हैं जो भी आर्टिकल्स को, तो वी डू डिवाइड इट इनटू 3 बेसिक थॉट लाइंस विच इज गांधीयन, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल. तो ये काइंड ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी पूछा जाता था कि जस्ट अ मिनट या तो कौन सा कौन सा आर्टिकल गांधीयन आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है, विच वन इज मोर लिबरल एंड विच वन इज इंटेलेक्चुअल. तो ये आई थिंक वंस यू अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजी की गांधीयन आइडियोलॉजी क्या है, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल, वो थोड़ा इजीली हो जाता है. बट देन ऑल्सो इट्स बेटर टू गो टू लक्ष्मीकांत एंड एक बारी उनको पढ़ना. बट प्रायर टू दैट ये सारी चीज़ें इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आखिर DPSPs हैं क्या क्या एंड एक्चुअल में DPSPs में बात किस चीज़ की हो रही है एंड विथ रिगार्ड टू कहाँ से ये लिया गया है. तो इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. सो without any further delay, let's begin with article number 36. So article number 36 में बहुत सिंपली क्या बोला है, जो स्टेट की डेफिनेशन है जो हमने ऊपर आर्टिकल 12 में पढ़ा था, इट्स द सेम थिंग. सो जो भी स्टेट की डेफिनेशन वहाँ पे थी वही सेम डेफिनेशन स्टेट की यहाँ पे भी होगी. Now it's your part to go and check what we have talked about state in article number 12. So that is about article 36. Article 37 में it is stating that application of the principles contained in this part. So it is saying that the provisions of this part shall not be enforceable by any court, which means it is not justiciable, non justiciable in nature. अगर हमारा आगे जो भी DPSPs पढ़ेंगे उसमें से कोई भी DPSP फॉलो नहीं हो रहा है या वायलेट हो रहा है, तो हम लोग कोर्ट में जाके ये नहीं कर सकते कि मेरा आर्टिकल 42 वायलेट हो रहा है एंड आई वांट जस्टिस ऑन that grounds, because it is clearly mentioned that it is not enforceable by any court. तो वहाँ पे कोर्ट हमारी मदद नहीं कर सकता. लेकिन यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी DPSP में जो भी प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. यानी कि जब भी कंट्री का गवर्नेंस होगा, जिस भी मैकेनिज्म से गवर्न करेंगे, इट इज़ एन आइडियल सिचुएशन, आइडियल थिंग टू थिंक ऑन द लाइन्स ऑफ DPSPs वाइल गवर्निंग द कंट्री. तो ये बोला गया है आर्टिकल 37 में, और ये स्टेट की ड्यूटी होगी कि ये जो भी DPSPs हैं इनको अपने लॉज में अलाइन करें. फॉर एग्जांपल जो भी UCC से रिलेटेड लॉ है या फिर सेवरल अदर लॉज मैटरनिटी बेनिफिट को लेके हैं, इनइक्वालिटीज़ को एलिमिनेट करने के लिए हैं, तो वो सब ऑन दी ग्राउंड्स वो सब किससे अलाइन कर रहे हैं, हमारे DPSPs से. However, they are not justiciable in nature or they are not enforceable. आर्टिकल 38 पे सीधा सीधा चलते हैं. यहाँ से हमारा स्टोरी शुरू हो जाता है. आर्टिकल 38 टॉक्स अबाउट द स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल. 2 क्लॉजेज हैं यहाँ पे, एक एक करके दोनों क्लॉजेज को देखते हैं. बट यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रही है कि स्टेट को वेलफेयर को प्रमोट करना है. तो states shall strive to promote the welfare of the people
and protecting by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice यानी justice, social, economic, political justice ensured रहे. तो पहले क्लॉज में यही बोला कि आप वेलफेयर प्रमोट करिए, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर करिए लोगों को. एंड दूसरा क्लॉज बोला है द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज. इनइक्वालिटीज को कम करना है. और कौन सी इनइक्वालिटी? इनकम में जो भी इनइक्वालिटी आ रही है, जिस भी तरह की इनइक्वालिटीज है, स्टेटस में, फैसिलिटीज में, अपॉर्चुनिटीज में, इन सब को कम करें. एंड सिर्फ इंडिविजुअल्स में भी नहीं, बट ऑल्सो ग्रुप ऑफ द पीपल हु आर इंगेज्ड इन डिफरेंट वोकेशंस या फिर अलग अलग एरियाज में है, वहाँ पे मतलब इन ऑल फॉर्म्स आपको इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है. ऑल इन ऑल 39 Article 39 talks about certain principles of a policy to be followed by the state. So there are certain principles of the policy to be followed by the state. एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्लॉज ए क्या कहता है. The citizens, men and women equally have the right to an adequate means of livelihood. तो सभी men and women दोनों का ही इक्वल अधिकार है कि उनके पास एक अच्छा जीवन जीने का तरीका होना चाहिए. एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए. ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड. यानी कि यहाँ पे जो भी सेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है उसको डिनाई किया जा रहा है. इस तरह से बात की जा रही है कि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो कि कॉमन गुड प्रमोट किया जा सके, रेदर देन उनको एक इंसान को ओन करें एंड सेंट्रलाइज्ड ओनरशिप हो या फिर कैपिटलाइजेशन ज़्यादा हो उस तरह से कि सम पीपल आर owning the whole thing and other people are starving. C में बोला गया है the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth, वही बात, and means of production to the common detriment. Economic system ऐसा नहीं होना चाहिए कि wealth जो है कुछ ही लोगों के हाथ में हो and means of production to common detriment. means of production बस कुछ ही लोगों के हाथ में है और वेल्थ कंसंट्रेटेड हो गया है. अभी जो हमारा इनइक्वालिटी रिपोर्ट आया था, ऑक्सफैम इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई थिंक आता है. सो अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट 1% of Indians account hold around 40% of the wealth, so which is completely something which is in reverse of what this clause talks about. But nevertheless, moving forward to part D, that there is equal pay for equal work for both men and women. लेकिन बहुत बार in रूरल एरिया स्पेसिफिकली नहीं देखा जाता. एंड इवन इन टॉप कंपनीज, सी सूट लेवल के जॉब्स जो भी होते हैं, वहाँ पे भी आई हैव रेड सीन दैट वुमेन आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड इन देयर पेमेंट लेवल, द वे दे आर सीन, द वे दे आर परसीव्ड, उन सब में काफ़ी फ़र्क आता है जस्ट बिकॉज दे आर वुमेन. सो यहाँ पे ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल उस चीज़ की बात कर रहा है कि इक्वल पे होना चाहिए इक्वल वर्क के लिए. That the health and strength of workers, men and women, and tender age of children are not abused, and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age and strength. I think it is very clear to even by reading कि इसमें क्या बात की जा रही है कि कोई भी ऐसा जॉब में हम लोग किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ऐसा इकोनॉमिक नेसेसिटी के कारण नहीं कह सकते, फोर्स नहीं कर सकते कि आप वैसा काम करिए इफ़ इट इज़ नॉट सूटेड टू देयर एज, यानी चाइल्ड लेवल या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ वैसी नहीं है तो. और लास्ट पार्ट में ये बोला गया है कि दैट children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity, and that childhood and youth are protected against exploitation, against moral and material abandonment.
तो बच्चों को पूरी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए जिसमें वो एक हेल्दी कंडीशन में डेवलप करें, उनके पास फ्रीडम हो, डिग्निटी हो, उनका चाइल्डहुड यानी उनका बचपना रहे, वो बचपना लॉस ना हो जाए इन सम अदर फॉर्म इकोनॉमिक नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए, या फिर कुछ रोल्स परफॉर्म करते करते एट टेंडर एज बिकॉज ऑफ पॉवर्टी चिल्ड्रन आर expected to perform or do a lot of things to fulfill the family needs and everything. So उन चीज़ों की वजह से उनकी dignity, freedom या youth ये सब नहीं harm होना चाहिए. So we have to protect them from such kind of exploitation, from such kind of moral and material abandonment. So this is what Article 39 is talking about. So it's comprehensively very inclusive in nature, but in implementation we still have those gaps. But yeah, 39A is talking about equal justice and free legal aid. So यहाँ पे simply ये बोला गया है कि legal system को approach करना भी आप का एक तरह से इट्स अगर आप लीगल सिस्टम को अप्रोच ही नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंसेस या फिर बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, तो वो जस्टिस को जस्टिस तक जाने का आपका प्रोसेस ही बहुत अनफेयर हो गया. सो उस चीज़ को रिमूव करने की बात की जा रही है, या फिर उस चीज़ के ऊपर बोला गया है कि द स्टेट शैल सिक्योर ऑपरेशन of the legal system that promotes justice on a basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid by suitable legislation or schemes or in other way to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic and other disabilities. तो यहाँ पे इस चीज़ की बात हो रही है और इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं, जो भी ग्राम पंचायत वगैरह होता है और फैमिली कोर्ट्स भी होते हैं, एंड देयर आर सम अदर कोर्ट्स एज वेल जो इस्टेब्लिश किए गए एक्सपेडिशन के लिए और जस्टिस की डिलीवरी के लिए, और PIL जैसी इनिशिएटिव्स आए हैं जहाँ पे लिटिगेशन फाइल किया जा रहा था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड ऑल. तो दोज ऑल थिंग्स promote this particular article. Moving forward to Article 14, which is talking about organization of village panchayats. जब हम लोग village पंचायत की बात कर रहे हैं तो ये basically गांधीयन लाइन्स पे ही है. It is on गांधीयन लाइन्स. गांधी जी हमेशा गांव की ही बात करते थे कि गाँवों के अंदर जो भी हो रहा है that is basically a reflection of what is the country about. And this article particularly talks about the state shall take steps to organize village panchayat and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government, or in Gandhian terminology we call it Swaraj. तो इस चीज़ की बात की गई है कि विलेज पंचायत हो उनको पावर दिया जाए एंड सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स की तरह वो काम करें. That is about Article 40. Article 41 talks about right to work, to education and to public assistance in certain cases. तो यहाँ पे बोला गया कि जो स्टेट है अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी के लिमिट्स में ही, बिकॉज ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स में हमने पहले बहुत पढ़ाई की रिसोर्सेज आर स्कैर्स, अबंडेंस में नहीं है एंड देयर आर लिमिटेशंस इन इकोनॉमी, फाइनेंस एंड एवरीथिंग. तो वैसे ही जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी के विधि नहीं होके, बट द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक प्रोविजंस जिससे वो राइट टू वर्क, फॉर एग्जांपल अगर मनरेगा, अभी तो मनरेगा को रिप्लेस करके VGB राम जी हो गया, तो व्हाट्सएवर, फॉर सिक्योरिंग राइट टू वर्क, टू एजुकेशन लाइक राइट टू एजुकेशन and public assistance in cases of unemployment. Public assistance, for example, the social security or unconditional transfers of cash, वो सारी चीज़ें. In case of unemployment, old age, sickness, जो भी बहुत लोगों को हमारे यहाँ से मैंने देखा है एज ओल्ड पेंशन भी मिलता है, एंड अगर देर आर सम पर्सन और विडो, सो विडो पेंशन भी, देर आर अ लॉट अदर काइंड ऑफ स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो उस तरह से चीज़ें गवर्नमेंट करे जिससे इन लोगों को अगर डिसेबल है या फिर सिकनेस है कोई, तो इनको सपोर्ट मिले. सो दैट इज़ व्हाट आर्टिकल 41 इज टॉकिंग अबाउट. ये अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी के अंदर ही गवर्नमेंट को इन चीज़ों को
इन सारे इश्यूज को टैकल करना है। 42 talks about provision for just and human conditions for work and maternity relief. I will take a minute to just plug my laptop in charge because around 19% and I don't want it to get discharged in between of the recording. Finally, so yeah, I'm back with आर्टिकल 42। तो आर्टिकल 42 में सिंपली ये बोला है कि वर्किंग कंडीशंस जो है वो जस्ट होनी चाहिए, ह्यूमन होनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप काम करने का और छत की सीलिंग आपके ऊपर आके गिर गए। आई मीन दैट इज नॉट द कंडीशन इन विच यू शुड वर्क, या फिर आप काम कर रहे हैं एंड यू हैव लॉस्ट योर आईज, ऐसा वर्किंग कंडीशन है। लाइट ही नहीं है, बहुत सारे जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे यू हैव टू वर्क वेरी ब्रूटली एंड सम बॉडी पार्ट्स या कुछ ना कुछ अफेक्ट हो जाता है, कुछ कुछ काम का नेचर भी वैसा होता है, बट दैट शुड बी इंश्योर्ड प्रॉपरली विद अदर स्कीम्स एंड कोड्स। तो यहाँ पे बात की जा रही है उन्हीं लाइन्स पे कि कंडीशंस ऑफ वर्क जस्ट होने चाहिए, ह्यूमन होने चाहिए। यू शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक अ कमोडिटी और अ वर्कर, लाइक यू आर समथिंग or someone from we have to take the benefit of and throw, or work and for maternity relief like maternity benefits act and all, उन लाइन्स पे बात की जा रही है। 43 में बात किया गया है लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स। अच्छा, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे क्योंकि ये आर्टिकल थोड़ा बड़ा है। तो यूजुअली होता है ऐसा है कि इसकी कुछ कुछ लाइन्स आ जाती हैं एग्जाम्स में जो हम पूरा आर्टिकल पढ़ते नहीं है, बस इतना लगता है कि लिविंग वेज है फॉर वर्कर्स एंड इतना, तो वहीं पे खत्म हो जाता है। बट वी डोंट नो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट लेजर एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज इन दिस आर्टिकल। तो जब भी मैं कुछ क्वेश्चंस लगाने के बाद मुझे पता चला, जब मैंने फिर बेयर एक्ट ओपन किया, देन आई गॉट टू नो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली मेंशन्ड है, लेजर सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी मेंशन्ड है, तो which makes this article a little more important. So state shall endeavor to secure by suitable legislation or economic organization or in any other way to all workers, agricultural, industrial or otherwise work a living, otherwise a living wage, conditions of work, ensuring a decent standard of life, full enjoyment of leisure, social cultural opportunities. In particular, the state shall endeavor to promote, और इसी आर्टिकल में कॉटेज इंडस्ट्रीज की भी बात की गई है, promote cottage industries on an individual or cooperative basis in rural areas. तो एक बार 43 को अगर हम लोग देखें तो 43 में बेसिकली बोला गया है कि यू शुड हैव अ लिविंग वेज, अच्छी खासी आपकी वेज होनी चाहिए जिसपे आप जी पाओ, बेयर मिनिमम रोटी कपड़ा और मकान नहीं, बट लिविंग वेज होनी चाहिए जिससे आपका एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आप इंश्योर कर पाओ, और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के बाद भी आप पूरी तरह से इंजॉय कर पा रहे हैं, आपके पास लेजर टाइम है, आप 24 घंटा या फिर डे नाइट और 7 दिन हफ्ते के काम नहीं कर रहे हैं, बट यू शुड हैव लेजर, सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज को भी इंजॉय कर रहे हैं, वैसा माहौल होना चाहिए आपके वर्क प्लेस का, या फिर आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो भी है आपका वहाँ। और उसके साथ साथ स्टेट को कॉटेज इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना है ऑन व्हाटएवर बेसिस, इंडिविजुअल बेसिस पे या कोऑपरेटिव बेसिस पे। तो दिस इज व्हाट 43 इज ऑल अबाउट। बहुत कुछ ही इसमें मिला दिया गया है which makes it a little more important from other articles as well. 43A is very simple. It is talking about participation of workers in management of industries, की जो workers हैं, जो industries में worker हैं, वो भी participate करेंगे इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में, अंडरटेकिंग्स में और बाकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो इसी चीज़ की बात की गई है 43A में।
और हम लोग चलते हैं आगे 43B में। तो 43B में बोला गया है, और A और B तो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, सो इट्स फ्रॉम द 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। और ये मुझे अच्छा 43A है। तो मेजरली जो भी अमेंडमेंट्स, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट हुए थे, हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। तो एक बार आई विल जस्ट चेक कि ये कौन सा हुआ है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ है, बट मेजरली इट्स सब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ये रहा 42nd एंड सेकेंड पे फुटनोट आई विद इफेक्ट फ्रॉम इतना, ठीक है। सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ही हैं सारे। और हम चलते हैं अभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को देखना कि स्टेट को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करना है, उनके प्रोफेशनल मैनेजमेंट को। और या 44 में यूसीसी की बात की गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। जो स्टेट्स हैं वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड इंश्योर करेंगे पूरे अक्रॉस दी कंट्री। तो उस चीज़ की बात की गई। नाउ आई एक्सपेक्ट दैट मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलरेडी नो व्हाट इज़ यूसीसी, कि मैरिज लॉज जो भी हैं, डाइवोर्स लॉज जो भी हैं, एंड सम अदर लॉज वुड बी सेम फॉर द एंटायर कंट्री। कोई भी रिलीजन बेसिस पे डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, इट वुड बी सेम। 45 में बात किया गया प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। यहाँ पे बोला गया है कि जो भी स्टेट है उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करना है, और जो भी एजुकेशन की बात की गई है, 6 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको एजुकेशन दिलाना है और अर्ली चाइल्डहुड केयर मिलना चाहिए, विच इज़ ऑन वेरी सिमिलर लाइन्स टू 39A का F। तो बहुत सारे मतलब मीनिंग में भी बहुत सारे आर्टिकल्स कुछ कुछ रिपीटेटिव साउंड करेंगे इन देयर इंटेंट। So that is about 45. 46 talks about promotion of educational and economic interest of scheduled caste, scheduled tribes and other weaker sections. तो इसमें बोला गया कि हम लोग जो भी weaker sections हैं उनके educational और economic interest को promote करेंगे। The state shall promote with special care the educational economic interest of the weaker sections of the people, and in particular scheduled caste, scheduled tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation। तो ये हो गया 46। 47 में बोला गया है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव हेल्थ। तो 3 चीज़ों की बात की गई है कि न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, और जो हमारा पब्लिक हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना है। काफ़ी इंटरलिंक्ड भी ही है तीनों। न्यूट्रिशन लेवल बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तभी न्यूट्रिशन लेवल बढ़ेगा, पब्लिक हेल्थ एंड ऑल, सो वेरी सिमिलर and linked. The state shall regard the raising of the level of the nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties. And in particular, the state shall endeavor to bring about prohibition of consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health। तो यहाँ तक तो ठीक था 47 में, बट 47 में ही 2 पार्ट कह सकते हैं कि एक ये हो गया और दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि हम लोग प्रोहिबिट करेंगे किसी भी तरह का प्रोहिबिशन ऑफ एल्कोहलिक, बेसिकली एल्कोहलिक सब्सटेंसेस उनको प्रोहिबिट करेंगे। तो दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। अगेन दिस इज ऑन गांधीयन लाइन्स कि मेडिसिनल पर्पस के अलावा हम इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को प्रोहिबिट कर देंगे जो कि हेल्थ के लिए इंजरियस है। 48 में बोला गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, अगेन गांधीयन। और state shall endeavor to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall
in particular on modern and scientific lines, and shall in particular take steps for preserving and improving the breeds, prohibiting the slaughter of cows and calves, another milch and draught cattle. ये गांधीयन भी है, as far as I remember ये काफी intellectual principle भी sound करता है, because it is talking about some scientific lines जिसके basis पे हमें agriculture को, animal husbandry को promote करना है. तो यहाँ पे दोनों ही principles हैं, और यहाँ पे cow slaughter and इन चीज़ों की भी बात की, आपको agriculture तो promote करना है, animal husbandry तो promote करना है, side by side you have to take steps जिससे कि आप ये इनकी lives को preserve कर पाएं. 48A में बोला गया है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करिए और वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करिए. तो 48A इज टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स. तो ये हमने देख लिया. 97 तो देख लिया. 43B एंड 86 वाला कौन सा था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज फॉर 45, आर्टिकल 45, जो कि हमारा आया था, जिससे राइट टू एजुकेशन आर्टिकल कौन सा 21A एंड यस, ये तो बाकी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ही है. मूविंग फॉरवर्ड, ये इसलिए भी आई थिंक थोड़ा देखना जरूरी है, बिकॉज इट्स द वे टू रीड द बेयर एक्ट. तो मैं भी साइमल्टेनियसली बेयर एक्ट को स्क्रीन करना, आई एम ऑल्सो लर्निंग दैट. So even though I know that it is from the 42nd Constitution and etc., but just to reconfirm and recheck कि यहाँ की चीज़ ऊपर से कैसे लिंक हो रही है, वो देख लेती हूँ. 49 में बोला गया है. So we are left with 3 more, DPSPs. तो 49 में बोला गया कि जो भी monuments हैं, places and objects of national importance, उनको protect करिए. So it is the obligation of the state to protect every monument, place, object of artistic or historic interest declared by or under law made by the parliament to be of national importance from spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposal or export as the case may be. So समझ में आई गया है. So I need not much elaboration. आपको protect करना है national monuments को. That's it. 50 में बोला गया है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. तो 50 इज अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर्स. और जब सेपरेशन ऑफ पावर की बात हो रही है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव दोनों अलग रहेंगे. सो एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इन्फ्लुएंस और एनी टाइम कम and interrupt the working or the functioning of the judiciary, or can say, hey judiciary, you are not working as per my permission or as per my command. Judiciary is independent in its own functioning, and that is what separation of power ka principle also talks about, and that is what this DPSP also talks about. तो basically यहाँ पे उसी चीज़ की बात की जा रही है कि the state shall take steps to separate the judiciary from the executive in public services of the state. Lastly 51 की बात हो रही है. 51 में बोला गया है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना है. तो जब हम लोग बात करें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, तो वेरी सिंपली कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. कि स्टेट को इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी प्रमोट करना है, अपने बाकी नेशंस के साथ ऑनरेबल रिलेशंस मेंटेन करने हैं. उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला है कि रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, डीलिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल्स विद वन अनदर. ये मतलब कि जो भी इंटरनेशनल लॉ है, जो भी ट्रीटी है, ऑब्लिगेशंस हैं, उन सबको रिस्पेक्ट करना है. लास्टली इट हैज़ ऑल्सो टॉक्ड अबाउट encourage settlement of international disputes by arbitration. तो अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, सो उस डिस्प्यूट को आप सेटल करिए आर्बिट्रेशन के थ्रू. एंड ऑल्सो आर्बिट्रेशन के थ्रू, या फिर यू कैन गो टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्सेट्रा बाय एनी मीन, just settle those disputes. That is what it is talking about, Article 51. And with this we are done with DPSPs. So in 30 minutes we are done with DPSPs. And how many DPSPs are there?
there are somewhere 36 से 51, so there are somewhere around 16 DPSPs, क्योंकि उसके अंदर भी A, B, C है, तो अगर वो भी रहेंगे तो ज़्यादा ही है. But DPSPs are quite important for MCQ examinations. DPSPs are also very important for answer writing. तो वहाँ पे अगर हमें DPSPs का core meaning भी पता है, let's say 38 का एग्जाम्पल अगर मुझे देना है कि 38 में वेलफेयर की बात की गई, अगर कहीं वेलफेयर आता है, इंक्लूसिव ग्रोथ आता है, इनइक्वालिटी आता है, तो मैं 38 को राइट कर दूंगी कि दिस वायलेट्स आर्टिकल 38, और दिस इफ देयर इज समथिंग विच प्रमोट्स इट, दिस प्रमोट्स आर्टिकल 38. सिमिलरली अगर फ्री लीगल जस्टिस, फ्री लीगल एड की बात हो रही है, तो मैं आर्टिकल 39A लिख दूंगी. जब भी विलेज की बात होगी, जब भी ग्राम पंचायत की बात होगी, जो भी सेल्फ गवर्नेंस की बात होगी, तो इन सभी चीज़ों की जब भी बात होगी तो हम लोग आर्टिकल 40 लिख सकते हैं. एंड व्हेनसोएवर इक्वालिटी की बात होगी, जब भी बात होगी कि ह्यूमन कंडीशन, वर्किंग कंडीशंस, जब भी लेबर से रिलेटेड कुछ बात होगा, तो हम लोग ये आर्टिकल 43 लिख सकते हैं, आर्टिकल 43A लिख सकते हैं. सिमिलरली इंटरनेशनल रिलेशंस के केस में वी हैव चेक्ड 51, एंड सिमिलरली सेपरेशन ऑफ पावर्स के केस में 50. जब भी नेचर की बात होगी, एनवायरनमेंट की बात होगी, तो 48A लिख सकते हैं. एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, और अगर इन केस वायलेंस को भी प्रोहिबिट करना है या फिर लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात होगी, तो 48 में भी ये वाला पार्ट डाल सकते हैं. So that is what it is talking about all in all. So this is part 4 of the constitution which we have done in 30 minutes. So I hope you all would have learned from this, and most importantly it's a kind of overview that I have given of the whole article. It's very much beneficial if you read it simultaneously, or you just binge watch this whole video and then go with the Constitution Bare Act and read it again with your understanding, and develop your own understanding, taking these summary kind of things in mind. Ki mota mota you understand things, but then again you have to go a little deeper into it, or you want to know the nuances of it, उसके अंदर के concepts को अगर आपको निकालना है तो. But that's it about this video, and let's meet in another video which I hope to make soon and to not delay. But yeah, see you all soon. Thank you.